नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको और खास तौर पर बुजुर्गों को एक बार फिर साइबर क्राइम के बारे में सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली से साइबर ठगी की एक बड़ी खबर आई है। एक एनआरआई बुजुर्ग कपल से साइबर ठगों ने करीब 15 करोड़ रुपए ठग लिए। बुजुर्ग दंपत्ति को उनके फोन से अश्लील मैसेज भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर होने के नाम पर डराया, अरेस्ट वारंट का डर दिखाया और फिर फर्जी पुलिस अफसरों से बात कराई और फिर कोर्ट और कचहरी का नकली ड्रामा किया और 2-2 करोड़ करके करीब 15 करोड़ रुपए बैंक से ट्रांसफर करवा लिए। हैरानी की बात है कि जिस कपल के साथ ये ठगी हुई वो पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक गए। बैंक के कर्मचारियों ने उनसे इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने की वजह पूछी, अगले हफ्ते ट्रांजैक्शन करने को कहा, लेकिन ठगों ने इन बुजुर्गों को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उन्होंने बैंक के अफसरों के सामने पैसा ट्रांसफर करने की वही कहानी सुनाई जो ठगों ने उन्हें सिखाई पढ़ाई थी। 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद भी इन बुजुर्गों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस स्टेशन तब गए जब ठगों ने इनसे कहा कि अब जाकर पुलिस को खबर दो। बुजुर्ग ये सोचकर पुलिस स्टेशन पहुंचे कि अब सारे केस क्लियर हो गए हैं, इसलिए जैसे ही पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उनको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन पुलिस का पास पहुंचे तब समझ आया कि उनके साथ जबरदस्त फ्रॉड हुआ है। वो बुरी तरह ठगे जा चुके हैं। अब 15 करोड़ वापस मिलेंगे या नहीं, पुलिस के सामने क्या चुनौती है और तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी इस तरह के मामले लगातार क्यों हो रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको इस केस की डिटेल बताता हूं जो बहुत अलार्मिंग है, दिल दहलाने वाली है। पढ़े लिखे बुजुर्गों के बैकग्राउंड आपको बताता हूं, उनकी बात भी आपको सुनवाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हुआ क्या, और अगर आपके पास इस तरह की कॉल आती है तो आपको उसे कैसे डील करना है। डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी वाइफ इंदिरा तनेजा दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। दोनों एनआरआई हैं। ओम पेशे से इंजीनियर हैं, यूनाइटेड नेशंस की सर्विस से रिटायर हुए हैं और उनकी वाइफ इंदिरा तनेजा पेडिट्रिशियन हैं। इनके बच्चे अमेरिका में ही सेटल्ड हैं। ओम और इंदिरा तनेजा 45 साल अमेरिका में रहने के बाद समाज सेवा के लिए 2015 में वापस लौटे। अब सिर्फ सोशल सर्विस करते हैं। दोनों अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ठगों के झांसे में फंस गए। साइबर क्रिमिनल्स ने वही तरीका अपनाया जो ठगों के हर केस में होता है। इंदिरा तनेजा के पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वो TRAI से बोल रहा है। उनका फोन नंबर ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि इस नंबर से ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। इसके बाद यह कॉल ट्रांसफर कर दी गई। वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में एक शख्स था। उसने इंदिरा तनेजा से कहा कि उन्हें मुंबई जाना होगा। इंदिरा ने कहा उनके पति का ऑपरेशन हुआ है, वो मुंबई नहीं जा सकती। जैसे ही ठगों को लगा कि इंदिरा तनेजा डर गई हैं, घबरा गई हैं, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्हें और डराने के लिए फर्जी अरेस्ट वारंट भेजा, उनसे उनके अकाउंट की डिटेल मांगी और फिर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। He started saying I am IPS and I am अपना रैंक बताने लगे, ये वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो अरेस्ट वारंट्स हैं। मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरे को अरेस्ट किस बात का होएगा। मैंने कहा हम 2 लोग खाली यहाँ पे हैं, हस्बैंड वाइफ अमेरिका से हैं और इधर हमारे पास मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। मैं कैसे मुंबई और अरेस्ट और ये व्हाट कैन वी डू। नहीं आप ऐसा कीजिए। मैंने कहा मेरे को जैसे आप हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने के लिए मेरे को क्लियर कीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखिए आपके ऊपर FIR है, हम आपको हेल्प इतना कर सकते हैं, एक तो आप ये लेटर लिख दो हमको सारी जो सुप्रीम कोर्ट ये वो कि मैं नहीं आ सकती या रीजंस दे दो सारे। मैंने वो सारे रीजंस लिख दिए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ
आप SSA आपका, हम आपको जल्दी आप चाहते हैं कि एक मैटर क्लियर हो जाए, तो हमको आपके जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं उनका वो करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होएगी तो हम आपको क्लियर नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो थ्रेटन्ड, किसी को नहीं बताना है, ये नेशनल डिफेंस सीक्रेट है, ये है वो है, और अगर आपने बताया आपकी लाइफ पे, आपकी हस्बैंड की लाइफ पे थ्रेटन हो सकता है, और आपके बच्चे अमेरिका में हैं, उनको भी दैट दे वर ट्राइंग टू रियली स्केयर द हेल आउट ऑफ मी कि अगर आपने आपकी लाइफ पे आप बाहर भी नहीं निकल सकती हैं, दैट लिटली मेक अस लॉकडाउन लाइक इनसाइड द, और अपना उन्होंने कैमरा वीडियो ऑन रखा, और उनका हमको सर्वेलेंस पे all these 15 days we were under surveillance। इस केस की डिटेल्स हैरान करने वाली है। पहले दिन क्रिमिनल्स ने डॉक्टर इंदिरा तनेजा से दिखावे के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवाया। सब कुछ ऑथेंटिक लगे इसलिए नोटरी सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट का एक डॉक्यूमेंट भेजा। इसमें यस बैंक का एक अकाउंट नंबर दिया गया था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि यस बैंक के इस अकाउंट के जरिए डॉक्टर इंदिरा तनेजा के एसेट्स की जांच की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर तनेजा से अपना सारा पैसा इस अकाउंट में जमा कराने को कहा गया। ठगों को मालूम था कि जब इंदिरा तनेजा करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने जाएंगी तो बैंक वाले उनसे वजह पूछेंगे, जांच करेंगे। ऐसी बातें कई बार सामने आ चुकी हैं, इसलिए ठगों ने उन्हें यह सिखाया कि बैंक वालों से क्या कहना है। इंदिरा तनेजा ने बैंक कर्मचारियों को वही कहानी सुनाई जो ठगों ने उन्हें सिखाई पढ़ाई थी। बैंक के लोगों ने अगले हफ्ते पैसा ट्रांसफर करने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने जिद करके 8 बार में करीब 15 करोड़ रुपए की ट्रांसफर कर दी। तो उन्होंने फिर बोला कि 26 को हम सुबह कॉल करेंगे, तो आपको बताएंगे कि SSA ने हमको कौन सा दिया है जहां आपने पैसा ट्रांसफर करना है। पहले उन्होंने जो किया वो मेरे को अजीब लगा, 1 करोड़ 99 सम नंबर, बिग लॉन्ग नंबर। तो ये आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ट्रैवल, तो उनको लोन चाहिए, उनको तो बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो मेरे बैंक मैनेजर ने भी बोला कि पहली बात तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हो आप, आपके हस्बैंड, उसको भी पता है कि मेरे हस्बैंड, बिकॉज दे नो कि उनकी तबीयत। तो मैंने बोला कि उनको भी ज़रूरत है, मैं क्या करूं। जब फ्लोरेस्टा फाउंडेशन, हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए है। तो मैंने उनको बोला हमारा ट्रस्ट भी एनवायरनमेंट पे, बिकॉज हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रस्ट एनवायरनमेंट पे है। तो मैंने कहा कि नहीं, और अगले दिन भी 2 करोड़ पहले, तो मैंने उसको बोला 30 तारीख को फिर 2 करोड़, क्योंकि तो मैंने कहा वी बोथ वांट टू बी ट्रस्टी ऑफ दिस फाउंडेशन। मेरे को ये सब सिखाते थे कि उधर जाके क्या बोलना है। आई थिंक 7 तारीख को उन्होंने बोला मैम आपका तो एकदम क्लियर है, पर आपके हस्बैंड का अभी तक कितने परसेंट है, समथिंग परसेंटेज सेट 90 सम परसेंट और समथिंग। तो उसके लिए आपको 2 करोड़ और जो लास्ट में जो 2 करोड़ 10 लाख के 2 करोड़ है अभी और देना है। उन्होंने बोला आपके पास शेयर्स म्यूचुअल फंड्स हैं, तो हमने कहा हाँ। तो कहते हैं नहीं, शेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि, और उनको पता था कि लॉन्ग टाइम लगता है, तो म्यूचुअल फंड और कितनी देर में हो जाएंगे, तो 2 करोड़ के करीब था। तो वो उन्होंने करवा दिया, निकलवा दिया। हमारे पास ओनली कैनरा बैंक के अकाउंट्स थे, तो टोटल 14 करोड़ 85 लाख ट्रांसफर किए। साइबर ठगों ने 17 दिन तक ओम और इंदिरा तनेजा को डिजिटल अरेस्ट रखा। उन्हें किसी से बात नहीं करने दी। क्रिमिनल्स ने डॉक्टर इंदिरा तनेजा को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तो उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने उनके फोन नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग की वो उनके परिवार की जान ले सकते हैं। डॉक्टर तनेजा ने अपने वकील से बात करने को कहा, तो ठगों ने कहा कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए जांच पूरी होने तक वो किसी से बात नहीं कर सकते। जब ओम और इंदिरा अपने बच्चों से फोन पर बात करते थे, उस वक्त भी ये साइबर क्रिमिनल दूसरे फोन पर वीडियो कॉल करके उन पर नजर रखते थे। एक फोन ऑन रहता था और जो मेरा फोन था वो सर्वेलेंस करता था। नहीं, मेरा सर्वेलेंस करता था आपका,
आपका जब मैं हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे बच्चों को कॉल फोन से जो है सर्विलांस रहता था और एक से बात कर सकते थे ताकि वो सुन पाते थे। हाँ हाँ जी हाँ जी, उन्हें याद मोस्टली वीडियो ही होता था, मोस्टली सर्वेलेंस वीडियो होता था, तो वही ऑन रहता था। पर कभी वो जब मेरे को बोलते थे कि उनको पता है कि हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, तो आपको बच्चों को कॉल करना है, तो आप उस वक्त मैं दूसरे वाले फ़ोन पे सुन मतलब ऑन कर लूँगा, आप बच्चों से बात कर लो। और फिर वो भी देखते थे, हर वक्त बोलते थे, मैम आपको पता है ना कि ये डिफेंस दिस थिंग नेशन का प्रॉब्लम है, नेशन के लिए हम कर रहे हैं। और Doctor's order that I cannot move. Yeah, no, no, I had actually an still on infection. medication. So under doctor's advice, I couldn't go. And we kept telling them. And they still kept saying, no, he has to do one of the two surveillance. येस बैंक और एक्सिस बैंक के खातों में करीब 15 करोड़ रुपए इंदिरा तनेजा ने ट्रांसफर करवाए। साइबर ठगों ने इंदिरा तनेजा को इस बात का भरोसा दिला दिया कि जो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है वो उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठगों ने इंदिरा तनेजा से कहा कि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, फिर उनके पति को क्लीन चिट देने के लिए 50 लाख रुपए और लिए गए। ये सब 10 जनवरी की सुबह तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी इंदिरा तनेजा और ओम तनेजा को समझ नहीं आया कि उन्हें ठगा गया है, उन्हें लूटा गया है। वो अपना पैसा वापस आने का इंतजार करते रहे, और जब उन्होंने ठगों को फोन करके पूछा कि जांच पूरी हो गई या नहीं, तो ठगों ने इंदिरा तनेजा से कहा वो नजदीक के थाने में जाएं और वहां जाकर अपना पैसा वापस ले लें। डॉक्टर इंदिरा तनेजा पैसा वापस लेने पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां जाकर उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके साथ बुरी तरह फ्रॉड हुआ है। जो विक्रांत जो हमेशा हमको रखते थे पुलिस वाले, वो कोई उठा ही नहीं रहा। और फिर मैं एंड में उनको लिखा, मेरी वाईफाई भी ऑन है, आपने अगर किया हुआ है सर्वेलेंस तो अब अब क्या हो गया है। और आई वांटेड टू नो कि वो जो 50 लाख दिया तो अब उनका 100% क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उनकी कॉल आई और उन्होंने बोला कि हाँ देखिए सब हो गया है, तो अब आप जाके अपने नज़दीक के अपने पुलिस स्टेशन में जाके वो भी भगवान की कृपा थी, हमने कभी जाना नहीं था पुलिस स्टेशन में, बिकॉज उन्होंने बोला था IRB विल रिटर्न ऑल योर मनी। जब मैं गई सुबह तो वो जो DK गुप्ता की पिक्चर जो है वो मेरे उसमें है, फ़ोन में है, DP में, तो वो आ रही थी। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि हम स्कूल जाने वाले थे। कहते नहीं पहले आप जाओ पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गई और उनको मैंने वो कागज़ दिखाया, तो उन्होंने बोला ये क्या है। उतने में क्या हुआ, वो जो DK गुप्ता था वो डिसअपियर हो गया, तो उसकी जगह में जो एक बंदा आया, इतना अब्यूसिव और उसकी आवाज़ भी इतनी ख़राब थी, और मेरे को नहीं गाली, मेरे को गुस्सा करा है। हाँ उनको बोलो उनका पैसा, तुम्हें पैसा रिटर्न करें। तो इतने में SHO आ गई, उनको उठा के ले आए। तो जब वो आ गई, वो उनको इतनी बदतमीजी से इतनी बुरी तरह से गालियां दे रहा था उनको। SHO ने बोला ये क्या हो रहा है, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैं कहती हूँ गॉड जितने इतनी प्रेयर्स की, आई एम वेरी गॉड लविंग। गॉड ने फाइनली मेरी सुन ली कि उन्होंने ये बोल दिया कि जाओ, नहीं तो हम बैठे रहते, हाँ जी RBI रिफंड कर देगा। इस केस में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा का है, इसलिए इसकी जांच IFSO यूनिट को दी गई है। लेकिन इस केस में एक दिक्कत है, और वो ये कि डॉक्टर तनेजा ने इस ठगी की जानकारी पुलिस को बहुत देर से दी। जब डॉक्टर तनेजा पुलिस के पास पहुंची, उस वक्त म्यूट अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले जा चुके थे। इस कारण अकाउंट को फ्रीज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस इस बात की भी जांच करी कि जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए, उस बैंक के कर्मचारियों की साइबर अपराधियों से कहीं मिलीभगत तो नहीं थी। काफ़ी अपराधियों को पकड़ा भी गया है, और इस मामले में भी हमारी पूरी कोशिश चल रही है। चूँकि ये साइबर क्राइम के जटिल मामले होते हैं, और इसमें गोल्डन आवर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप इस साइबर क्राइम की इतला 1930 पे या हमारी जो पोर्टल है cybercrime.gov.in या लोकल पुलिस को बताएंगे, उतनी जल्दी पैसे को ब्लॉक करना मुमकिन हो पाता है। लेकिन हमारा ये कोशिश रहेगी कि नागरिक जागरूक रहें और वो सतर्क रहें, तो निश्चित तौर पे वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। हमारे देश में साइबर फ्रॉड का पैमाना कितना बड़ा है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे।
पिछले साल देश भर में करीब 20,000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। करीब 22 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। कुल ठगी में से 45%, 45% फ्रॉड का सोर्स 3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंबोडिया, म्यांमार और लाओस थे। आज जिस साइबर फ्रॉड केस की डिटेल मैंने आपको बताई वो बहुत कुछ सिखाता है। ठगी का शिकार हुए कपल इंजीनियर और डॉक्टर हैं। दोनों ने दुनिया देखी है, फिर भी पहचान नहीं पाए कि पुलिस नकली थी, कोर्ट नकली था, डॉक्यूमेंट फर्जी थे, केस झूठा था, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बावजूद साइबर क्रिमिनल्स ने उन्हें डराकर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ये पैसा वापस मिलना मुश्किल हुआ क्योंकि जब तक पुलिस को पता चला साइबर ठग इस पैसे को विदेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई आपको डराए, पुलिस या जज बनकर वीडियो पर आए, बैंक से पैसा ट्रांसफर करने को कहे, तो कभी यकीन न करें। पुलिस किसी अरेस्ट वारंट की बात फोन पर नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई आपको किसी केस का हवाला देकर डराने की कोशिश करे तो 1930 पर फोन करें। 1930 होम मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी ने ठग लिया और आप 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास पहुंच गए तो भी पैसा रिकवर होने के चांसेस होते हैं। इस बात को खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। ईडी की रेड में दखलंदाजी के मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश पिटीशन फाइल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की गई। 8 जनवरी को जब कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन और आईपैक के ऑफिस में ईडी ने रेड की, रेड के वक्त मौजूद 3 अधिकारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस की मदद से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की रेड में बाधा डालने की कोशिश की। 2742 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के केस में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों के साथ जबरन घुसी, ईडी के अफसरों को धमकाया और जो जरूरी दस्तावेज और सामान जब्त किए गए थे उन्हें छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में कहा गया कि 9 जनवरी को हाई कोर्ट में भी तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स के जरिए हंगामा करवाया गया, जिससे सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए इस तरह की हरकत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अदालत जल्दी इस मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने ममता की इस हरकत को संविधान की हत्या करार दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने घोटाले के सबूत छुपाने के लिए पद का दुरुपयोग किया, इसलिए ममता के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। संविधान की शपथ लिए हुए एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्रीय सरकार के आधिकारिक का ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका दस्तावेज छीन रहे हैं, वो भी सीएस को साथ में लेकर के, डीजी को साथ में लेकर के, पुलिस अधिकारी उसका साथ था, आने का साथ साथ ही गाड़ी का उसका नंबर प्लेट भी बदल गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। पूरा देश चिंतित है इस बारे में। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ईडी के एक्शन को बीजेपी के इशारे पर की गई कार्रवाई बता रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, इससे बंगाल के लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं कि ईडी के अफसर बीजेपी के आदेश पर ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फैसला जनता की अदालत में होगा। ईडी जो किया भाजपा का पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन में किया। अगर ये 20 का मामला है, 21 का मामला है, 5 इयर्स 6 इयर्स, तो वो लोग क्या नींद में थे? अभी इलेक्शन के पहले वो वहां पर गया था, क्योंकि वो ऑफिस अभी
हमारा कैंपेन डॉक्यूमेंट में भरा हुआ था, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा कैंपेन कंसल्टेंट है। तो इसीलिए भाजपा घुमा के हमारा कैंपेन प्लानिंग वहां से उठाना चाहता था। बंगाल का शेरनी ममता बंदोपाध्याय खुद वहां पर जाके वो रोक दिया। अभी बदनाम करने के लिए ईडी को मिसयूज करके ये सब स्टोरी बना के वो कोर्ट में डाल रहा है ये भाजपा। हो सकता है जनता की अदालत में ममता बनर्जी अपना केस जीत जाएं, पर असली अदालत में सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपना एक्शन डिफेंड करने में खासी मुश्किल होगी, क्योंकि सब कुछ कैमरे पर है। ममता ने ईडी के अफसरों से फाइलें छीनी, कोलकाता पुलिस ने ईडी को धमकाया और ममता ने इस बात को नहीं छुपाया। एक फाइल तो उनके अपने हाथ में थी। अगर हर चीफ मिनिस्टर सेंट्रल एजेंसीज को स्टेट पुलिस की मदद से काम करने से रोकेगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। कोलकाता में आज हिंदुत्व और हिंदुओं की बात भी हुई। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर ने ऐसी बातें कही जिन्हें अब बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। असल में कोलकाता डिबेटिंग सर्कल की तरफ से एक चर्चा का आयोजन किया गया था। विषय था, क्या हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है। इस विषय पर चर्चा के दौरान मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को एक मानसिक बीमारी और हिंदुत्व का समर्थन करने वालों को गुंडा बता दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व की बीमारी से ग्रसित लोग हिंदुओं को यह कहकर डराते हैं कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से खतरा है। Is Hinduism in paranoia? It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating or transporting beef, cow's meat. Savarkar described Buddhism as an existential threat to all Indians, to all Hindus. He described it as the ultimate negation of Hindutva, bearing the opiate of universalism and non-violence. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म का फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व में गड़बड़ है। हिंदुइज्म सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाले सभी हिंदुओं को एक लाठी से हाँकना चाहते हैं। सबके लिए एक जैसा खान पान चाहते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों को का डर दिखाते हैं और हर चीज में साजिश खोजते हैं। Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. So for instance, while there's some Hindu practices, 1 minute, where Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims, a Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. मणिशंकर अय्यर और महुआ मोइत्रा दोनों को जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब तक हिंदुओं को सताया जा रहा था, जब तक हिंदू डर कर भाग रहा था, तब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। अब हिंदू जाग रहा है तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब वंदे मातरम से मां दुर्गा की वंदना हटा दी गई तो सेक्युलरिज्म को खतरा नहीं हुआ, लेकिन आज हिंदू असर्टिव होकर पूछ रहा है कि वंदे मातरम से दुर्गा स्तुति क्यों हटाई गई, तो इसके लिए सेक्युलरिज्म की दुहाई दी जा रही है। अब हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या होता है, जब आप वंदे मातरम में तुम्हें दुर्गा दश प्रहर धारणी काट देते हैं तो हिंदुइज्म है, जब साथ लेते हैं तो हिंदुत्व है। व्हाट इज हिंदुइज्म?
जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। द रनिंग लुक्स वेरी गुड बट अवेकनिंग डजंट सीम्स गुड। और ऐसे अभी जैसा ही दीपक जी ने कहा था, तो ईस्ट में शक्ति का पर्व बहुत मनाया जाता है, दुर्गा जी का। तो त्रिपुर सुंदरी मां का आशीर्वाद मिल चुका है, मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, और काली मां का आशीर्वाद कलकत्ते में मिलना शुरू हो गया है। डेफिनेटली व्हेन इट विल बी कंप्लीट, द ट्रू पावर ऑफ हिंदुत्व विल बी अप, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, क्या लोग आजकल मां दुर्गा के बारे में बात करने लगते हैं? इट इज अ वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। नव दुर्गा क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघट्टेति। तो क्या होता है? फर्स्ट शैलपुत्री, इट्स अ बेबी एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्योर एंड चेस्ट। देन तृतीयम चंद्रघंटेति, 4 डायमेंशंस। देन इट कम्स ग्रेजुअली, चतुर्थम कूष्मांडा, प्रोजनी, एंड देन अल्टीमेटली लीड्स टू नवमम, इसका अष्टमम महागौरी, और दशमम सिद्धिदात्री। मीन्स दिस इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड टू एंटायर यूनिवर्स। व्हेन यू चेरिश दिस, देन यू से, ओह, यू आर हिंदुत्ववादी। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाकर बताया कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदुओं के जागने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी किसी पर हमला नहीं करता। कुछ तो हुआ 2012 के बाद हिंदुस्तान में, तो वो दिखाई पड़ रहा है। वी ऑल सेट टू राइज। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से मैस्कुलिनिटी एंड अदर्स, ये कहा गया, तो जस्ट मैं कहना चाहता हूं कि क्या हिंदू है, इस बारे में अटल जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस वो कह के बात समाप्त करता हूं। अब हिंदुइज्म को यह भी देखना पड़ेगा कि मैं शंकर का व क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर इससे किसी को डरने की बात नहीं है। उसी कविता कैन पे वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुधांशु त्रिवेदी ने ठीक कहा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह पैटर्न था कि हिंदुओं को गाली देने से वोट मिलते हैं, लेकिन अब वातावरण बदल गया है, इसलिए अब हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके गाली दी जाती है। कोई हिंदुइज्म को सही और हिंदुत्व को गलत बताता है, लेकिन ये लोग न हिंदू होने का मतलब जानते हैं, न हिंदुइज्म को समझते हैं। हिंदू समाज की मूल अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, इसलिए हिंदुओं से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन इलेक्शन के कैंपेन पूरे जोरों पर है। प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, इसीलिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में ज्वाइंट रैली की। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी पब्लिक मीटिंग की। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर हमले हुए, लेकिन कैंपेन खत्म होने से पहले आज उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। राज्य चुनाव आयोग ने लाडकी बहन योजना के पेमेंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो योजना चल रही है उसके तहत महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सरकार एडवांस पेमेंट नहीं कर सकती। असल में कल यह खबर आई थी कि महाराष्ट्र सरकार
मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट्स में दिसंबर और जनवरी महीने का 3,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि सरकार दिसंबर का पेमेंट तो महिलाओं के खाते में डाल सकती है, लेकिन जनवरी का एडवांस पेमेंट नहीं कर सकती। कांग्रेस के नेता इससे भी संतुष्ट नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और जिस तरह चुनाव के लिए इस स्कीम के नाम पर पैसा देकर महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश हो रही है, वो गलत है। चुनाव के समय, क्योंकि अब इनके पास 2 हफ्ते इनके पेंडिंग हो चुके हैं। पहले नगर पालिका के चुनाव है, उसमें उन्होंने लाडली बहनों को उसी समय में वोटिंग के 2 दिन पहले पैसे दिए। अभी यहाँ पर 2 दिन के ऊपर इलेक्शन आ गया, अभी लाडली बहन को पैसे देने का इन लोगों ने काम शुरू किया है। तो हमारा पैसे देने का कोई विरोध नहीं। ये तो इन लोगों ने कहा था कि 1500 नहीं, हम 2100 देंगे, 2100 देना चाहिए। लेकिन चुनाव में प्रलोभन देना, उसका विरोध हम कर सकते हैं। तो आंतरिक व्यवस्था का बर्बादी करने का काम बीजेपी कर रही है। हमारा लाडली बहनों को पैसे देने में कोई विरोध नहीं है। हमने हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमने तो 3,000 रुपये देने की बात की थी। उद्धव की शिवसेना ने भी महिलाओं के खाते में पैसा जमा करने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। अरविंद सावंत ने कहा कि सरकार ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए जानबूझकर वोटिंग से 1 दिन पहले की तारीख को चुना। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह सब दिखाई नहीं देता। अगर चुनाव आयुक्त उसकी आंख खुली है तो कौन कहता है भाई लाडली बहन तो योजना है, शुरू ही है ना, तारीख कैसे तय कर लेते हो भाई? 15 को वोटिंग है तो 14 को पैसे जाएंगे, बिहार की चुनाव है तो 10,000 जाएंगे चुनाव के समय बराबर। ये गलत है। तो 1 तारीख को क्यों नहीं दिया? हाँ, पिछले महीने में दिसंबर आखिर में दिया ना, नवंबर का। इस महीने में 14 क्यों? क्योंकि 15 को चुनाव है। इतना नासमझ तो लोग है ही नहीं ना। तो ये चुनाव आयोग तो जो बैठे ना, डमी है सब लोग। उनकी तो आंखें है बंद, कान बंद, मुंह तो सिलाई हुआ है। शिवसेना शिंदे के नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के आरोपों का जवाब दिया। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला नियम कानून के हिसाब से है। जहां तक मां विकास अघाड़ी का सवाल है, तो महाराष्ट्र की महिलाएं ये बात जानती हैं। उद्धव की पार्टी और कांग्रेस शुरू से ही इस योजना के खिलाफ थे, इसलिए इन पार्टियों को महिलाओं का सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। देखिए, जब लाडकी बहन योजना को लागू किया गया था और राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक योजना महाराष्ट्र की आम महिलाओं के लिए लागू किया, उस समय विपक्ष के कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर इस योजना को रोकने की कोशिश की। जनता जानती है कि कौन वास्तव में आम महिलाओं के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और कौन इनका अधिकार छीनना चाहते हैं। लोग इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आम महिलाओं को इस बात पर पूरी जानकारी है कि पिछले 1 साल के लिए महायुति ने महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए हर महीना उनको पैसे दिया है। ये बात सही है कि महानगर पालिकाओं के चुनाव में वोटिंग से 1 दिन पहले अगर महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है तो उसका फायदा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को होगा। लेकिन ये स्कीम पुरानी है, इससे चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं दे सकता। अब बात प्रेसिडेंट ट्रंप की। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को साफ साफ लफ्जों में बड़े मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों का दमन जारी रखा तो अमेरिका जल्दी ही ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी धमकी से डरकर ईरान अब बातचीत की गुहार लगा रहा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। असल में ईरान में 16 दिन से हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान के 31 राज्यों के करीब 180 शहरों में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान पुलिस के एक्शन में 567 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस एक्शन का विरोध करने वालों पर कोई असर नहीं दिख रहा। तेहरान के अलावा खामेनेई के होम टाउन मशहद, स्पिरिचुअल सिटी क्रूम और तबरिज शहरों में लाखों की तादाद में
लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, बैंकों और बाजारों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। पिछले 4 दिन से विरोध प्रदर्शनों में और तेजी आई है, क्योंकि ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी लगातार लोगों से सड़क पर रहकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अपील कर रहे हैं। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें, प्रोटेस्ट की खबरें ईरान से बाहर न जाएं, इसके लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगा दिया। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक मुफ्त में इंटरनेट सर्विस देने की शुरुआत कर चुकी है, इसीलिए ईरान की कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। हालांकि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सरकारी जुल्म के खिलाफ अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब जगह आवाज उठी है। ईरान की आवाम के सपोर्ट में लंदन, रोम और पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने ईरान की जनता के सपोर्ट में नारेबाजी की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी हजारों लोगों ने ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले का झंडा हाथों में लेकर ईरान में रिजीम चेंज की मांग की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान में जो हालात हैं, उसके बाद वो ईरान पर अटैक के ऑप्शन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सरकार ने प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाकर रेड लाइन क्रॉस कर दी है। खामेनेई की सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ईरान पर इतना तगड़ा हमला करेगा जिसकी कल्पना ईरान की इस्लामिक हुकूमत ने कभी नहीं की होगी। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी धमकी से डरकर ईरान ने अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है। ईरान के नेता गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि उनकी कार्रवाई में ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिनको नहीं मारा जाना चाहिए था। ये लोग हिंसक नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में लीडर भी हैं। वो हिंसा के जरिए हुकूमत चलाते हैं। लेकिन हम इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी सेना इस मामले को देख रही है और हम कुछ बेहद सख्त विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम बहुत जल्द इस बारे में फैसला करेंगे। ऐसा है, उन्होंने जो धमकी दी है उस पर वो अगर अमल करेंगे तो हम भी ऐसे टारगेट्स पर हमला करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अगर वो हमारे बेसिस पर अटैक करते हैं तो हम उन पर इतना जबरदस्त अटैक करेंगे जो उन्होंने अब तक कभी देखा भी नहीं होगा और वो सदमे में आ जाएंगे। मेरे पास ऐसे कई विकल्प हैं। तो अगर वो हमला करते हैं तो हमारा जवाब बेहद भयानक, बहुत ताकतवर होगा। कल ईरान की तरफ से बातचीत करने के लिए एक फोन आया था। ईरान के नेताओं ने फोन करके बात करने की पेशकश की है। मुझे लगता है कि वो अमेरिका के हमलों से निढाल हो गए हैं। ईरान अब समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तेहरान में इस्लामिक हुकूमत के सपोर्ट में 10,000 लोग सड़कों पर उतरे और इसके अलावा शिराज, बुशर और इस्फहान शहरों में भी खामेनेई सरकार के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए। हुकूमत के समर्थन में हुई इस रैली में प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां भी शामिल हुए। वहीं ईरान के पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर मोहम्मद कलीबाफ ने कहा कि वैसे तो अमेरिका ईरान पर अटैक करने की गलती करेगा नहीं, और अगर कर भी दी तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक ठिकानों को, जंगी जहाज़ों को निशाना बनाएगा और ज़रूरत पड़ी तो इजराइल भी इस जंग के दायरे में आएगा। ईरान में लगता है हुकूमत कंफ्यूज्ड है। खामेनेई की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों की नाराजगी को डील करें तो करें कैसे। पहले लोगों को रोकने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, फिर पैसा बांटने का लालच दिया। जब प्रोटेस्ट नहीं रुका तो कहा हमने लोगों को अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका दिया। जब लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट बढ़ गया तो गोलियां चलाई, सैकड़ों लोगों की जान ले ली, हजारों लोगों को जेल में भर दिया। जब सख्ती से बात नहीं बनी तो खबरों को रोकने की कोशिश की। पर आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन और तस्वीरों को कौन रोक पाया है। अब अगर खामेनेई प्रोटेस्ट को नहीं रोकते तो लगेगा कि जनता उनके खिलाफ हो गई। अगर सख्ती करते हैं तो ट्रंप को ईरान पर हमला करने का मौका मिलेगा। इसलिए खामेनेई के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। लेकिन ट्रंप अब ईरान के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी धमका रहे हैं। आज ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट की जिसके कैप्शन में लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला में अपनी मनमर्जी चलाएंगे और वहां का तेल अमेरिका ले आएंगे। और इसके बाद ट्रंप ने नेटो देशों यानी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और डेनमार्क को
खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि नेटो देशों को, यूरोपियन पावर्स को यह अच्छा लगे या बुरा, अमेरिका हर हाल में दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। ट्रंप ने कहा कि नेटो उनके किसी काम का नहीं है। अमेरिका ही नेटो देशों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, लेकिन उन्हें यकीन है अगर कभी अमेरिका को नेटो की जरूरत पड़ी तो यूरोपीय देश उसके काम नहीं आने वाले। इसलिए नेटो रहे या खत्म हो जाए, ग्रीनलैंड को तो अमेरिका अपने कब्जे में जरूर लेगा। देखिए, अगर हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले लेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, यकीनन हम उनके साथ डील करना चाहेंगे, ये आसान काम है, लेकिन इस तरह से नहीं तो फिर उस तरह से। हम ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले ही लेंगे। हो सकता है कि हम ऐसा करें तो शायद नेटो इस बात से अपसेट हो, लेकिन इससे काफी पैसे बचेंगे। मुझे नेटो पसंद है। मैं बस यही सोचता हूँ कि क्या नेटो हमारे किसी काम का है? क्या जरूरत के वक्त वो हमारे काम आएंगे? मुझे इसका यकीन नहीं है। आपको तो पता ही है कि हम नेटो पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और वो यकीनन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर रूस या चीन का कब्जा हो। दोनों देश ग्रीनलैंड से बहुत दूर है, और आपको पता है ग्रीनलैंड के पास अपनी सुरक्षा के लिए बस 2 डॉक्सलेज हैं। उनकी हिफाजत के लिए बस ये 2 डॉक्सलेज ही हैं। वहीं ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द रूस और चीन की पनडुब्बियां, उनके जंगी जहाज और दूसरे जहाज हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, और अगर इससे नेटो पर असर पड़ता है तो ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको 2 टूक लफ्जों में बता दूं कि हमें नेटो की उतनी जरूरत नहीं है जितनी नेटो को हमारी है। सच बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने का बहाना खोज रहे हैं, क्योंकि नेटो में सबसे ज्यादा पैसे, हथियार और सैनिक अमेरिका देता है। ट्रंप 2016 में जब पहली बार पावर में आए थे, तभी से वो यूरोपीय देशों पर नेटो के खर्च में हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रेशर बढ़ाते रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि नेटो का खर्च अमेरिका के ऊपर बोझ बन चुका है। ट्रंप के सपोर्टर्स भी मांग कर रहे हैं कि अमेरिका को नेटो से अलग हो जाना चाहिए। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो से छुटकारा पाने के लिए ग्रीनलैंड को बहाना बना रहे हैं। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री एक्शन का सहारा लिया तो बात बढ़ेगी, दूसरे देश भी इसमें कूदेंगे और वर्ल्ड वॉर का खतरा हो जाएगा। हालांकि भारत के प्रति अब अमेरिका का रुख बदला हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कल फिर से बातचीत शुरू होगी, और अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड डील बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने आज दिल्ली में कामकाज संभाला। वो बहुत जल्दी ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने अपने क्रेडेंशियल्स पेश करेंगे। आज सर्जियो गोर ने दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसी पार्टनरशिप में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड को लेकर अपने डिफरेंसेस बहुत जल्दी सुलझा लेंगे। सर्जियो गोर का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। भारत का राजदूत बनाए जाने से पहले सर्जियो गोर व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंशियल स्टाफ के हेड थे। गोर बिजनेसमैन हैं और लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े रहे हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को पिछले साल अगस्त में भारत में अमेरिका का राजदूत नॉमिनेट किया था। सर्जियो गोर अब औपचारिक रूप से एम्बेसडर का चार्ज संभालने भारत आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप का गुडविल मैसेज लेकर भारत आए हैं, और जहां तक ट्रेड डील का सवाल है तो इस मामले में कल से दोनों देशों के बीच बात फिर शुरू हो जाएगी। मैं इस शानदार देश में बहुत सम्मान और एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर आया हूं कि मुझे हम दोनों के महान देश की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ये इमारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के संगम का ठिकाना है। आप में से कई लोगों ने मुझसे चल रही ट्रेड डील बातचीत के बारे में अपडेट मांगा है। दोनों पक्ष सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ट्रेड डील को लेकर अगली बातचीत कल ही होने जा रही है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इस डील को फाइनल स्टेज तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए पक्के इरादे से काम कर रहे हैं। और वैसे तो ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, पर इसके अलावा भी हम सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे दूसरे बहुत जरूरी क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे।
वैसे तो पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर इतना कुछ कह दिया है कि दोनों देशों के संबंध आसानी से नॉर्मल हो पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सर्जियो गोर का दावा है वो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए आए हैं। इस बात को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्जियो गोर कोई ऑर्डिनरी एम्बेसडर नहीं है। वो ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की कोर टीम में शामिल हैं। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि भारत और अमेरिका फिर से करीब आएंगे और ट्रेड डील भी जल्दी ही फाइनल हो जाएगी। और अब बात बाबा के बुलडोजर की। यूपी के देवरिया में आज बुलडोजर चला। देवरिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अब्दुल गनी शाह की मजार बनाई गई थी। आज इस मजार और उसके आसपास बने दूसरे स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया गया। क्योंकि मामला मजहब से जुड़ा था, मजार से जुड़ा था, कुछ मौलानों ने विरोध करने का ऐलान किया था, इसलिए आज 12 थानों के करीब 350 पुलिस वालों को तैनात किया गया। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद मजार को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। देवरिया में रेलवे ओवरब्रिज के पास बनी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार की शिकायत कई साल से की जा रही थी। 6 साल पहले 4 दिसंबर 2019 को मजार कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद मजार कमेटी ने कोर्ट में अपील की। तब से मामला अदालत में चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट ने मजार को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जिस जमीन पर मजार बनाई गई थी उसे सरकारी जमीन करार दिया। इसके बाद आज मजार पर बुलडोजर चल गया। आज बाबा का बुलडोजर वाराणसी, आगरा, बलरामपुर, संभल और मुजफ्फरनगर में भी चला। लेकिन देवरिया की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मजार को गिराया गया। आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैर्स की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में 27 समझौते हुए। रूस यूक्रेन युद्ध और गजा के मामलों पर भी मोदी ने जर्मन चांसलर से खुलकर बात की। जर्मन चांसलर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा सहयोग करने का वादा किया और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मैर्स अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने पतंगबाजी में भी हाथ आजमाया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन भारत ने दूसरे यूरोपीय देशों से जिस तरह की डील्स की हैं, उससे ट्रंप के बढ़ाए गए टैरिफ का असर कम हुआ है। इसलिए आज जर्मन चांसलर के साथ मोदी की मुलाकात अहम है, क्योंकि दोनों नेताओं ने इस बात सहमति जताई कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बात कल से शुरू होगी। आगरा में पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों को कल डिपोर्ट किया जाएगा। एसआईआर के खिलाफ फाइल की गई पिटीशन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की बात में इतना ही और मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।